Hello students, in the last lecture we discussed how to do the addition of the matrices and subtraction of the matrices. Then we discussed the scalar multiplication. ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि एडिशन और मैट्रिस और सब्ट्रैक्शन जो है मैट्रिसेस की वो हम तभी करेंगे जब मैट्रिसेस का साइज सेम है। ओनली इन दैट केस जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है मैट्रिसेस की वो डिफाइन होती है। आज हम सीखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब कि कोई दो मैट्रिसेस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है A विच इज़ इन जनरल फॉर्म, अगर हम इसको लिखें Aij m क्रॉस n, मतलब इसके एलिमेंट्स Aij टाइप के हैं, m रोज हैं, n कॉलम्स हैं। और दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं B, यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज KL, ये इसके जनरल एलिमेंट्स हैं और जो इसका साइज है वो P क्रॉस Q है। तो इन दो मैट्रिसेस को हम अगर मल्टीप्लाई करना है हमने इसी ऑर्डर में, सपोज A इंटू B हमने यहाँ पे लिखना है, इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। एक बात तो आप ये समझो, चलो पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस ऑर्डर में हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, अब आप देखिए इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है p क्रॉस q। और दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड है जब जो पहली मैट्रिक्स है उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यहाँ पे n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, आपको पता है ये चीज़। सिमिलरली यहाँ p रिप्रेजेंट करता है रोज को, q कॉलम्स को, m रोज को। तो जो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरी मैट्रिक्स के पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर ये इक्वल हैं, तब हम कहते हैं कि हम A को B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब पहली मैट्रिक्स A को दूसरी मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि AB, दिस प्रोडक्ट AB इज वेल डिफाइंड इन दिस केस, दिस इज वेल डिफाइंड इफ n जो है दैट इज इक्वल टू P, मतलब ये नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। और इस केस में जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी, फाइनल मैट्रिक्स मान लो C आती है, उसके एलिमेंट्स अगर हम जनरल एलिमेंट्स लें वो मान लो C RS टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका जो साइज होगा, उसका साइज कितना होगा, जितनी रोज पहली मैट्रिक्स में है, A मैट्रिक्स में है, वही उतनी ही रोज इस C मैट्रिक्स में होंगी, और जितनी कॉलम्स B मैट्रिक्स में है उतनी ही कॉलम्स C मैट्रिक्स में होंगी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस q। तो ये दिस इज द बेसिकली क्राइटेरिया टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस A एंड B इन दिस ऑर्डर। अगर A को B से मल्टीप्लाई करना है इन दिस वे, तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये चीज़ आपने जो है ध्यान में रखनी है कि अगर पहली मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, पहली मैट्रिक्स का साइज m क्रॉस n है, दूसरी का साइज p क्रॉस q है, मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब n और p दोनों इक्वल हैं, n जो है वो p के इक्वल है। और जो फाइनल आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का साइज कितना होगा, उस मैट्रिक्स का साइज होगा m क्रॉस q। सो दिस इज द मेन थिंग जो आपने ध्यान में रखनी है। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 और एक मैट्रिक्स है, सब इसका नाम हम दे देते हैं A, और एक B मैट्रिक्स है विच इज़ गिवन बाय 1 2 3 4, और यहाँ पे हम कुछ और भी लिख लेते हैं 3 - 7। सपोज ये B मैट्रिक्स है, इसको कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। सो दिस इज़ द B मैट्रिक्स, यहाँ पे बेटा इसको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दिस इज़ द B मैट्रिक्स। अब आप देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जो पहली मैट्रिक्स से है उसका साइज़ क्या है, साइज इसका है 2/1, सॉरी हाँ 2 रोज़ हैं, एक कॉलम है 2/1, और इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ है क्योंकि 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, सो 3/2 इसका साइज़ है। और अगर हम यहाँ पे अब देखें, जो अभी हमने बात की थी, अगर आप क्वेश्चन में आया कि A मैट्रिक्स ये है, B मैट्रिक्स ये है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इसी ऑर्डर में, मतलब A B पता करना है,
तो आप देख सकते हो कि इस केस में जो इसकी कॉलम्स हैं, मतलब ये अगर हम ऊपर कंपेयर करें इस फॉर्मूला से, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन है, जब n p के इक्वल है, और यहाँ पे n कितना है, n 1 है, p कितना है, वो 3 है। मतलब पहली मैट्रिक्स के कॉलम जो हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल नहीं है। पहली मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, दिस इज 1 कॉलम, और दूसरी मैट्रिक्स में 3 रोज हैं। सो आप देख सकते हो कि ये इसके इक्वल नहीं है। सो दिस मीन्स ए बी इज, दिस प्रोडक्ट ए बी इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस। इस केस में ये प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होने चाहिए। तो ये आपने कंसेप्ट जो है अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम एक्चुअल में एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मान लेते हैं यहाँ पे सपोज एक मैट्रिक्स है विच इज़ गिवन बाय 1 0 एंड 3, सपोज 2 and 1, एक मैट्रिक्स ये है, और एक मैट्रिक्स है B विच इज़ गिवन बाय 1 and 2। मान लो ये दो मैट्रिक्स हैं। इसमें एक और ले लेते हैं यहाँ पे रूट 3 4, और कॉलम जो है, सॉरी इसकी जो कॉलम्स हैं उनको थोड़ा चाहे बेशक बढ़ा दें, यहाँ पे 3 4 यहाँ पे भी लिख लेते हैं। सो ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है। अब आप देखिए इस मैट्रिक्स का साइज 2/2 है, इस मैट्रिक्स का साइज 2/3 है। इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें 2 ही रोज हैं। मतलब ये 2 इस 2 के साथ, मतलब ये लास्ट वाला जो इंडिसेस है, इंडेक्स है, वो इस इंडेक्स के साथ मैच करता है। दिस मीन्स ए बी प्रोडक्ट इस केस में डिफाइंड है। और जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी ए बी का जो प्रोडक्ट है विच विल अगेन बी अ मैट्रिक्स, उसका साइज क्या होगा, उसका साइज जैसा कि हमने डिस्कस किया, उसका साइज कितना होगा, जितनी पहली मैट्रिक्स में रोज हैं उतनी इसमें रोज होंगी, मतलब 2 रोज होंगी, और कॉलम कितने होंगे, कॉलम जितने दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम हैं, तो 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगी। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जो है देखने में जो आंसर आएगा वो इस तरीके की मैट्रिक्स होगी। इसको हम एक्चुअल में सॉल्व करके देखेंगे ऐसी मैट्रिक्स को, वो भी हम अलग से सीखेंगे। तो पहले हम इसकी जो बात करें क्राइटेरिया की, तो इसमें इसका साइज़ क्या हो जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा 2/3, मतलब इसमें 6 एंट्रीज हमारे पास आएंगी इस केस में। तो हम एक्चुअल में अब देख लेते हैं कि मैट्रिसेस को जब ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, उस केस में जो मैट्रिसेस होती हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो हम सिंपल सी एग्जांपल्स पहले लेके चलेंगे। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है A विच इज़ गिवन बाय, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 4 1, और दूसरी मैट्रिक्स है B विच इज़ गिवन बाय 1 2, और यहाँ पे 3 4। इसको हम थोड़ी छोटी एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। पहली बार मान लो 3 4 ही है और यहाँ पे 1 2 3 4 है, और क्वेश्चन है मान लो कि A इंटू B पता करना है। अब आप देखिए इस केस में जो इसका जो ऑर्डर है वो 1/2 है। इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ 2/2 है। मतलब यहाँ पे जो पहली मैट्रिक्स की कॉलम्स हैं और दूसरी मैट्रिक्स की रोज हैं वो मैच कर रही हैं। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, क्योंकि हम ए बी जब हमने मल्टीप्लाई करना है पहली को दूसरी से, इतना तो हमें पता है इसका साइज़ कितना होगा, जितनी रोज पहली मैट्रिक्स में है, पहली मैट्रिक्स में एक ही रो है, और जितनी कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स में वो कितनी है, 2 हैं। तो जो इस मैट्रिक्स का साइज होगा वो क्या होगा, 1/2, मतलब ये वाला 1 और यहाँ से ये 2। पहली मैट्रिक्स की रोज और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम्स हैं, उतना ही इसका साइज होगा। मतलब इसमें एक रो होगी, 2 कॉलम्स होंगे। मतलब एंट्रीज में एक एंट्री यहाँ पे आएगी, एक एंट्री यहाँ पे आएगी। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि इसमें ये मैट्रिक्स देखने में ऐसी होगी। अब एक्चुअल में ये एंट्रीज कैसी आएंगी वो देखना है। जब उसके लिए क्या करेंगे, अब आप इसको समझ लो इस चीज़ को कि ये जो एंट्री है इस मैट्रिक्स में ये कौन सी पोजीशन पे है, ये एंट्री 1 1 पोजीशन पे है, और ये एंट्री कौन सी पोजीशन पे है, दिस इज एट द पोजीशन 1 2।
सो जो पहली एंट्री है 1 पोजीशन पे जो एंट्री है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं से हम जो है आइडिया लेंगे। मतलब कि पहली एंट्री कैलकुलेट करने के लिए जो पहली मैट्रिक्स की मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पहली मैट्रिक्स की कॉलम उठाएंगे, और दूसरा जो बेसिकली दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर, इसमें जो कॉमा के बाद दूसरा इंडेक्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम उठाएंगे। यहाँ से हम आइडिया लेंगे, मतलब पहली मैट्रिक्स की पहली रो को हमने दूसरी मैट्रिक्स की पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। मतलब पहली, अब इसमें एक ही कॉलम है, सॉरी इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो इस रो को इस कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम देखें तो इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे ये आंसर आएगा, डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे। जब पहली रो का दूसरी रो के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा। डॉट प्रोडक्ट लेना कैसे है, सिंपल सा तरीका है, मतलब पहली रो को इसकी पहली कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप देखिए यहाँ पे 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 1 विच इज़ ऑब्वियसली 1, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इसको अगर हम यहाँ पे डिलीट कर दें, सो हम यहाँ पे 3 × 1 प्लस 4 × 2, 4 to the 8, तो पहली एंट्री ये आ गई। और दूसरी एंट्री के लिए क्योंकि 1 2 पोजीशन पे है, उसके लिए क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरी मैट्रिक्स की, इस 2 का क्या मतलब है, दूसरी मैट्रिक्स की दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस रो और इस कॉलम को, तो 3 3 द 9 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 4 द 16 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ये जस्ट रफ वर्क है, ये आपने यहाँ पे नहीं मेंशन करना, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जस्ट समझाने के लिए। और ये फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया 11 और 16 + 9 25। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये भी जो मैट्रिक्स है वो ये। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, जिसमें कि ए मैट्रिक्स जो है सपोज दैट इज गिवन एज 2 3 4 2, दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, और जो बी मैट्रिक्स है दैट इज गिवन एज 1 -2 और 3 5, ये मैट्रिक्स है। इस केस में अगर हमने ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, क्या हम इसको कर सकते हैं प्रोडक्ट को फाइंड आउट, लेट अस चेक। इसका साइज़ क्या है 2/2, इसका साइज़ क्या है 2/2, इसमें कितनी कॉलम्स हैं, मतलब ये 2 इस 2 के इक्वल है, ये कॉलम्स जो हैं इसका मतलब कॉलम्स जो हैं इसकी रोज़ के इक्वल हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फाइनल जो मैट्रिक्स है उसका साइज़ क्या होगा, जितनी इसमें रोज़ हैं, ये पहली वाली जो एंट्री है और इसकी लास्ट वाली एंट्री है वो इसका साइज़ होगा। तो इसमें एक्चुअल में एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ऐसी जो मैट्रिक्स है वो दिखने में ऐसी होगी। और एक्चुअल में जो एंट्रीज हमने कैलकुलेट करनी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम थोड़ा बड़े साइज में ले लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक एंट्री ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये एंट्री कौन सी पोजीशन पे है, अगर हम रफ वर्क थोड़ा सा इसको डिटेल में समझें, क्योंकि जस्ट ये रफ वर्क है, यहाँ पे अगर मैंने 1 1 लिखा है ये 1 1 पोजीशन पे है, क्योंकि हमें पता है ये सारी चीज़ें, ये 1 2 पोजीशन पे है, ये एंट्री कौन सी पोजीशन पे है 2 1 पोजीशन पे, और ये एंट्री 2 2 पोजीशन पे है। तो इस एंट्री को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरी मैट्रिक्स की पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। इस एंट्री के लिए ये 1 2 का मतलब पहली मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरी मैट्रिक्स की दूसरी कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री आएगी। अब यहाँ पे ये वाली एंट्री 2 1 का मतलब पहली मैट्रिक्स की सेकंड रो को दूसरी मैट्रिक्स की पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये 2 2 है यहाँ पे, मतलब कि पहली मैट्रिक्स की सेकंड रो को दूसरी मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसे 2 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 1 द 2 प्लस 4, ये कॉरस्पॉन्डिंग आप ये देखिए, पहले 2 को 1 से कर लेंगे, फिर 4 को -2 से, 4 को -2 से करेंगे तो -8,
इनको आपस में ऐड कर देना है, यहाँ पे प्लस का साइन है। फिर ये वाली एंट्री के लिए इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 2 3 द 6 आ जाएगा, प्लस 4 5 द 20 आ जाएगा। फिर ये नीचे वाली एंट्री कैसे आएगी, ये नीचे वाली रो जो है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, पहली मैट्रिक्स की सेकंड रो, दूसरी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, इसीलिए ये रफ वर्क यहाँ पे लिखा है ताकि आपको आइडिया हो जाएगा पोजीशन के अकॉर्डिंग। शुरू में आप ऐसा कर सकते हो, बाद में जब आपको प्रैक्टिस होगी तो ये जो है विद प्रैक्टिस आपको फटाफट पता लग जाएगा सारा। तो सेकंड रो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 इंटू -2 विच इज़ -4, तो -4 इसमें ऐड कर देना है। और ये वाली एंट्री के लिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 3 द 9 और 2 5 द 10 हो जाएगा यहाँ पे। ये सारा रफ वर्क था, इसको हम यहाँ पे जो है इसको हम इरेज कर देते हैं। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो कैलकुलेट करने पे आ जाएगा -6, इट विल बी -1 26 एंड हियर विल गेट 19। तो दिस इज द आंसर वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू मैट्रिसेस। अब इसमें एक और चीज़ आप देखिए, ये तो ए बी हमें पता लग गया कैसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें अगर हम देखें, पहले हम ऊपर वाली मैट्रिक्स को ले लेते हैं, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, इस पर हम फोकस करते हैं। इसमें हमने ए बी तो कैलकुलेट किया था, ए इंटू बी कैलकुलेट किया था इस केस में, सॉरी ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस है, ये वाला केस। इस केस में हमने ए इंटू बी कैलकुलेट किया तो इतना आया था। अगर इसमें आपको पूछा जाता कि बी इंटू ए फाइंड आउट करो, मान लो ये तो मैं रब कर दूँ यहाँ पे, इसी केस में अगर b इंटू ए आता है, सपोज फाइंड आउट b इंटू ए। अब आप यहाँ पे देखिए b इंटू ए का मतलब क्या है कि b हमने पहले लिखना है, a बाद में लिखना है, उस ऑर्डर में हमने चलना है। तो b इंटू ए जब करना है तब पहले b मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे पहले b लिख लेते हैं b इंटू ए करने के लिए, क्योंकि b मैट्रिक्स कितनी है यहाँ पे, b मैट्रिक्स का जो साइज है, b मैट्रिक्स का साइज है 2/2, a मैट्रिक्स का साइज क्या है 1/2। मतलब बी मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं वो ए मैट्रिक्स की रोज के साथ मैच नहीं करती, इसका मतलब बी इंटू ए इस केस में डिफाइंड नहीं है। ऑल्दो ए बी डिफाइंड है, वो तो अभी हमने किया था, अभी करके देखा है, ए बी तो डिफाइंड है लेकिन बी इंटू ए डिफाइंड नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि ए के जैसे हम नॉर्मली हम करते हैं, जब हमें पता है कि 2 इंटू 3 करें तब भी 6 आता है, 3 इंटू 2 करें तब भी 6 आता है, सेम होता है इन केस ऑफ इंटीजर्स। जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए भी तो डिफाइंड है, बी ए डिफाइंड ही नहीं है, तो इक्वल तो होना बहुत दूर की बात है। तो मतलब ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ए बी का बी ए के इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, और ये एक्चुअल में डिफाइंड भी नहीं हो सकता। ये केस हमने किया जहाँ पे डिफाइंड नहीं है, इक्वल भी होना ज़रूरी नहीं है, वो हम नीचे वाले केस में देख लेंगे अभी। तो ये केस है हमारे पास जहाँ पे हम a इंटू बी तो कर सकते हैं लेकिन b इंटू ए b इंटू ए यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में b इंटू ए पूछा गया है तो b मैट्रिक्स पहले लिखनी है, a मैट्रिक्स बाद में लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन करनी है। और इन दिस पर्टिकुलर केस a b तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन b a अगर आपको पूछा जाएगा कि b a भी बताओ तो आपने लिख देना है कि b a इज़ नॉट डिफाइंड। अब नीचे वाला केस देख लेते हैं बेटा, ये वाला केस, इस केस में ए बी किया था, ये आंसर आया था। अगर उसने क्वेश्चन में पूछा है कि बी इंटू ए फाइंड आउट करो, तो बी इंटू ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी इंटू ए फाइंड आउट करने के लिए हम पहले बी को लिखेंगे, बी कितना है 1 - 2 3 5, और फिर हम ए को लिखेंगे, ए कितना है, ए इज़ 2 3 4 2। आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर बी पहले है, बी ए पता करना है तो उसी ऑर्डर में करना है, मतलब पहले बी रखेंगे बाद में ए रखेंगे मैट्रिक्स। और जब बी ए कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे आप देखिए इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, मतलब यहाँ पे ये वाला 2 इस 2 से मैच करता है, दिस मीन्स के प्रोडक्ट वेल डिफाइंड है। लेकिन जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका साइज क्या होगा, दिस इंटू दिस, मतलब 2/2 होगा इसका साइज भी। और आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे जो है 1 1 पोजीशन पे एंट्री है, तो फर्स्ट रो को, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एंट्री आएगी। साथ के साथ कर लेते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 2 द 2 और 3 3 द 9,
और ये वाली एंट्री कैसे आएगी, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। सो ये 1 4 द 4 आ जाएगा प्लस 3 to the 6 आ जाएगा। और नीचे ये वाली एंट्री कैसे आएगी, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, मतलब -4 + 15। और इस एंट्री के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब -8 प्लस this is 10. So after solving we have 11, here we will get 11, 10 and 2. So this is the answer in case of this matrix, जब हम b को a से मल्टीप्लाई करते हैं। और आप ये नोटिस कर सकते हो कि इस केस में जो a b आया था वो, चलो वैसे तो 2x2 मैट्रिक्स है, लेकिन ए बी आंसर डिफरेंट है और बी ए जो है उसमें डिफरेंट एंट्रीज हैं। मतलब अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ए बी का बी ए के इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे ए बी का जो मैट्रिक्स का साइज़ है वो कुछ और होगा, बी का साइज़ कुछ और होगा। जैसे मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, आपने ट्राई करना है। मान लो ये क्वेश्चन है, A मैट्रिक्स है विच इज़ गिवन बाय 1 2, B मैट्रिक्स है विच इज़ गिवन बाय 3 4, और इस केस में फाइंड ए बी एंड बी ए। ये असाइनमेंट है, पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो आपने करना है असाइनमेंट में। सेकंड क्वेश्चन आप ले सकते हो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ए जो मैट्रिक्स है दैट इज गिवन बाय 1 -1 2 3, और जो बी मैट्रिक्स है दैट इज गिवन एज 2 3 1 2 2 3। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपने फाइंड करना है ए बी। ये दो क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।